नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण का चुनाव होना है और उससे पहले लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये वही चरण जिसके लिए नेताओं ने खूब रैली की, खूब रोड शो किए और अब बारी है जनता की। ये जनता अब भाग्य विधाता की भूमिका निभाती नजर आएगी, क्योंकि ये मतदाता ही अब नेताओं की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। तो कैसी है तैयारी, क्या है जनता का मूड? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों की बात करें तो कुल 7 सीटों पर मतदान कल होने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं तो छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर मतदान होगा। उससे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर सीट के पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। दिखाएंगे आपको कहां चल रही है कैसी तैयारी और क्या कहता है जनता का मूड। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का कल से आगाज हो रहा है और अगले 5 साल के लिए देश की कमान किसके हाथ में जनता सौंपेगी, उसके लिए कल पूरे देश में 102 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इस मतदान को पूरी तरह से सफल बनाने की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मतदान दल अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं और कल के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिर वो चाहे सुरक्षा से जुड़ी हो या फिर लोगों की सहूलियत से, चुनाव आयोग हर एक चीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। वहीं मतदान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई तरह की जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी साझा की। जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं फर्स्ट फेज में, उनकी कुल संख्या 13,588 है। ये 13,588 जो मतदान केंद्र हैं, इसमें 18 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिकल किट, ORS पैकेट्स वगैरह संपूर्ण व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। हमने विशेष रूप से जो तैयारियां की है, पूरे हमारे जो 1961 मतदान केंद्र हैं, उनमें 191 ऐसे मतदान केंद्र रहेंगे जो कि पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा मतदान करवाया जाएगा। मतदान कर्मी 100% और सुरक्षा कर्मी महिलाएं होंगी। 8 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित और 36 जो है युवाओं द्वारा संचालित होंगे और 42 मतदान केंद्र मॉडल या आदर्श मतदान केंद्र रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण का चुनाव है और इससे पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखना होगा कि पहले चरण में जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करती है और इस बार वोट की चोट से कौन विजयी तो कौन धाराशाही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको चुनाव से जुड़ी कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में पहले चरण में 29 संसदीय क्षेत्र की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनावी मैदान में मौजूद 88 उम्मीदवार हैं और पहले चरण में 13,588 मतदान केंद्र बनाए गए। 18 सहायक मतदान केंद्र इसमें शामिल हैं। 2,651 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पिंक पोलिंग बूथ की संख्या 1,118 रखी गई है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश में पहले चरण के मतदाताओं की भी जानकारी बता देते हैं। पहले चरण में 1,13,09,636 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 57,20,780 है और महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 55,88,659 ये संख्या रहती है। बात पहले चरण की करते हैं तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी कल मतदान होना है, जिसके लिए 1,961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 10,000 युवा मतदाता हैं। 191 बनाए गए हैं संगवारी मतदान केंद्र।
42 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। 811 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग होगी और पहले चरण में 14,72,207 मतदाता। पुरुष मतदाताओं की बात करते हैं तो इनकी संख्या 7,476,000 है। महिला मतदाताओं की बात करते हैं तो 7,71,679 ये संख्या रहती है। 196 संवेदनशील, 61 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए। वहीं बात सुरक्षा व्यवस्था की करते हैं तो 350 केंद्रीय सुरक्षा बल कंपनी तैनात की गई है। राज्य की भी पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है। चुनाव के लिए करीब 60,000 जवान तैनात हैं और ड्रोन के माध्यम से यहां पर निगरानी भी रखी जानी है। अब अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर कल चुनाव होना है, अलग अलग वहां की क्या स्थिति बनी हुई है लोकसभा सीटों को लेकर के, वो समझने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश द्विवेदी हमारे साथ हैं छिंदवाड़ा से, प्रेरणा मिश्रा हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं, तृप्ति सोनी हमारे साथ बस्तर से मौजूद है और सत्य प्रकाश हमारे साथ कोंडागांव से जुड़ गए हैं। तृप्ति सोनी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आकाश का रुख करना चाहूंगी। आकाश, छिंदवाड़ा वो सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही है, सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती रही है, यहां की जनता के मूड को जब आपने टटोला तो क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, इस बार जनता के मूड को भाप पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 44 सालों से जिस पार्टी का छिंदवाड़ा में कब्जा है, बीजेपी उसे भेदने की कोशिश कर रही है। 44 सालों में एक चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के नाथ परिवार यानी कि कमलनाथ के परिवार से जुड़े ये लोग यहां पर सांसद रहे हैं और अभी भी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। यही वजह है कि ये सीट पहले चरण में होने वाले चुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। छिंदवाड़ा में लगभग चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर हम मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने, जो एमपी से हैं या फिर सेंट्रल से हैं बीजेपी के, जेपी नड्डा ने भी यहां पर चुनावी हुंकार भरी। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से नकुलनाथ और कमलनाथ यानी कि पिता पुत्र की जोड़ी ने ही मोर्चा संभाल कर रखा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि एक सीट जो छिंदवाड़ा है उनके हाथ से छिटकी हुई है उसे अपने कब्जे में किया जाए। देखिए, जो विधानसभा चुनाव हुए उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से जनता का समर्थन नहीं मिला और लगभग हर विधानसभा सीट पर छिंदवाड़ा की कांग्रेस पार्टी के विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान जो सियासी माहौल था वो अलग था, क्योंकि माहौल उस वक्त कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, जिसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिला। इस वक्त छिंदवाड़ा के हम बूथ पर मौजूद हैं और बूथ पर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1939 बूथ पूरे छिंदवाड़ा और पांडुरना जिले को मिलाकर छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में बनाया गया है। जो बूथ है वहां पर गर्मी से बचने के लिए सबसे पहले आपको टेंट दिखाई देगा, मेरे सहयोगी इन तस्वीरों को भी दिखाएंगे। इसके अलावा 301 बूथ ऐसे हैं जिन्हें क्रिटिकल बूथ माना गया है, संवेदनशील बूथ माना गया है और इन बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, यानी कि पूरे प्रक्रिया की निगरानी भी की जाएगी। ये जहां हम मौजूद हैं, ये इस बूथ पर भी सीसीटीवी सर्विलांस है और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों ने यहां लगभग अपनी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और इसके बाद क्योंकि अल सुबह मॉक पोल होना है तो मॉक पोल की तैयारियां भी की जाएंगी। अभी पोलिंग पार्टियां और व्यवस्थाएं लगा रही हैं। मेल और फीमेल दो अलग अलग लाइनें होंगी और एंट्री के बाद आपको ईवीएम मशीन दिखाई देगा। हालांकि अभी बक्सा नहीं खोला गया है। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट जब सुबह यहां मौजूद होंगे, इसके बाद जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। 2 बूथ यहां पर बनाए गए हैं और 2 पीठासीन अफसर भी अंदर मौजूद हैं। तो यहां पर लोग गर्मी से बचे रहे इसके लिए बाकायदा पानी की व्यवस्थाएं और पोलिंग बूथ पर कूलर भी लगाया जाएगा, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में 88 ऐसे बूथ हैं जहां पर केंद्रीय रिजर्व बल की फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं ताकि मतदान जो है वो सुरक्षित तरीके से हो सके। और ये हॉट सीट है, इस लिहाज से भी निर्वाचन आयोग की कोशिश ये है कि यहां पर किसी तरीके से गड़बड़ी ना हो। अब ये देखना होगा कि छिंदवाड़ा की जनता जो लगातार कमलनाथ और छिंदवाड़ा का गढ़ छिंदवाड़ा कहा जाता है, क्या उस बात को तोड़ेगी या फिर ये कमलनाथ का गढ़ बरकरार रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एड़ी चोटी का जोर छिंदवाड़ा जीतने के लिए लगाया है। चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हैं और मुख्यमंत्री लगातार यहां पर डटे रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने डेरा डालकर रखा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचते हैं। अब विवेक साहू बंटी जो विधानसभा चुनाव में
कमलनाथ के सामने छिंदवाड़ा विधानसभा से सामने थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब वो लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के सामने खड़े हैं। जनता के पास दो ऑप्शन है, इसके अलावा क्योंकि और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन जो अहम मुकाबला माना जाता है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मध्य प्रदेश में माना जाता है। अन्य राजनीतिक पार्टियां उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। हालांकि आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी प्रत्याशी हैं। देखना होगा कि जनता किस बटन को चुनती है और किसे यहां से चुनकर सदन भेजती है। बिल्कुल, वह बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना अभी कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा जताती है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी रहता है आकाश, क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं साख का सवाल अब इस सीट पर देखने को मिल रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, प्रेरणा का रुख करना चाहूंगी। जबलपुर से प्रेरणा हमारे साथ मौजूद है। प्रेरणा, यहां पर हम देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत नजर आती है और कांग्रेस को इस बात का भी झटका लगा कि कई दिग्गज चेहरे यहां से बीजेपी में शामिल भी हो गए। अब अगर जबलपुर की स्थिति को समझना चाहें तो यहां पर क्या मुद्दे हैं जनता के और कितनी जमीनी मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल कीर्ति, जनता का मन टटोलने की हमने हालांकि कोशिश की, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, जैसे कि आप भी बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यहां पर स्थिति मजबूत नजर आती है, क्योंकि लगभग 30 साल से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। इस बार क्या वो परंपरा बरकरार रहेगी, एक बड़ा सवाल है। हालांकि जनता कई तरह के मुद्दे भी उठा रही है, विकास को लेकर, उसमें महंगाई आ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, सब्जियों के दाम, और इसी के साथ बेरोजगारी, शिक्षा जैसे कई मुद्दे हैं। हालांकि जबलपुर में लोग भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट भी नजर आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां अभी देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले देखिए आप, गेट पर ही मटके घड़े रखे हैं और इन्हीं घड़ों से लोग कल पानी पी सकते हैं, अगर क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए ये व्यवस्था पानी की यहाँ पर की गई है। मैं और भी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। देखिए, जो यहाँ पर मतदान दल है वो वहीं रुकेगा जहां पर कल वोट डाले जाएंगे, उसकी तैयारियां यहां पर करते हुए मतदान कर्मी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और आज दिन में हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई थी कि मतदान दल यहां से रवाना हुआ है। क्या तैयारियां होंगी, कल की क्या तस्वीरें होंगी, हम ये भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइएगा कल यहाँ पर कितने बजे से मॉक ड्रिल शुरू होगी, क्या तैयारियां हैं? मैं बातचीत करती हूँ, आप बताइएगा। मॉक ड्रिल सुबह 5:30 बजे चालू हो जाएगी और 7 बजे से वोटिंग होगी शाम को 6 बजे तक। शाम को 6 बजे तक। 5 बजे के बाद जो आएंगे वो सिर्फ कतार पर लगे रहेंगे, उन्हीं को एंट्री मिलेगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 6 बजे तक की है। 6 बजे के बाद यदि कोई गेट के अंदर आता है, 6 बजे के बाद गेट के अंदर नहीं आने में दिया जाएगा। जितने लोग अंदर आते हैं उसकी लाइन नंबर दिए जाते हैं, उसको टोकन दिया जाता है। बिल्कुल। और भी मैं तस्वीरें आपको कीर्ति दिखाऊंगी। यहाँ आप देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, यहाँ पर जवान तैनात हैं, वो इसलिए ताकि कल किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो सके, कोई विवाद की स्थिति ना बने। मैं और बातचीत करने की कोशिश करूंगी। कल यहाँ पर जो मतदान के लिए आएंगे उनकी क्या व्यवस्थाएं होंगी उनके लिए? उनके लिए जो मतदान करने आएंगे धूप में, उनके लिए टेंट लगा दिया गया है, कुर्सियां रखी गई हैं, पानी के लिए पूरी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है, मटके रख दिए गए हैं, पानी उनको हमेशा तत्पर मिलेगा और जैसी भी जो समस्या होंगी उनकी फिर उनका निराकरण किया जाएगा। निश्चित रूप से। तो अगर कोई अपनी समस्या बताता है, यहाँ पर जो मतदान दल है वो ये जिम्मेदारी भी निभाएंगे कि उनकी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, टेंट लगा दिया गया है, कीर्ति घड़े रख दिए गए, गर्मी का मौसम है, अगर किसी को पानी की जरूरत पड़े पानी पी सकते हैं, छाया के लिए टेंट है। और कल सुबह ठीक 5:30 बजे से यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू होगी। उसके बाद 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का वक्त, जबकि आम जनता यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रेरणा, तृप्ति का रुख करना चाहूंगी। बस्तर से तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, यहां पर बात करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रही हैं। चाहे तो कवासी लखमा की बात करते हैं, कांग्रेस पूरी तरह से उन पर भरोसा जताती है, वहीं बीजेपी महेश कश्यप पर पूरा भरोसा जता रही है। लेकिन जनता का भरोसा किस पर है इस बीच? अब जनता का भरोसा किस पर है ये तो 4 जून को नतीजे बताएंगे कीर्ति, लेकिन जो उत्साह है बस्तर में मतदान को लेकर वो काफी देखा जा रहा है। आज हम जब घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी पहुंचे तो वहां भी लोग काफी उत्साहित हैं। जो लोग आजादी के बाद पहली बार आम चुनाव में वोट डालने वाले हैं वो काफी एक्साइटेड हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जहां तक सियासत की बात की आपने, तो यहाँ कवासी लखमा पूर्व मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, दादी के रूप में प्रसिद्ध हैं,
कहा जाता है कि लोकप्रिय हैं, इसलिए शायद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी और वो जीत सकते हैं, ऐसी संभावना कांग्रेस पार्टी जता रही है। लेकिन महेश कश्यप जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो बीजेपी के लीडर हैं यहाँ पर और जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं, खासतौर पर उस वक्त जब बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठा था तो अलग अलग संगठनों के मार्फत महेश कश्यप ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। और ऐसे कई इलाके बस्तर में हैं, अलग अलग विधानसभाओं में, जहां बीजेपी अच्छी खासी लीड से आगे बढ़ी है। ग्रामीण इलाके भी इसमें शामिल है। माना यह जाता है कि जो 15% शहरी मतदाता हैं बस्तर लोकसभा के, उनका भरोसा बीजेपी पर ही होगा। ये माइंडसेट है कि शहरी मतदाता बीजेपी की तरफ जाते हैं, लेकिन ग्रामीण मतदाता जो 70% है वो किस ओर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि गांव-गांव में हमने देखा है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही झंडे और नारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इससे परे ये है बस्तर में चुनाव करवाना। अभी बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने ये बताया है कि सारे फोर्स तैनात है, वो काफी व्यस्त चल रहे हैं और लगातार हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कांकेर में मुठभेड़ हुई, 29 नक्सली ढेर हो गए, जिसके बाद से टीसीओसी भी जो कैंपेन नक्सलियों का चलता है, इसी वक्त चुनाव चल रहा है, तो ये बेहद क्रिटिकल टाइम है। ऐसे में सुरक्षा बल काफी मुस्तैद है, मतदान दलों को पहुंचा दिया गया है सुरक्षित तरीके से, चाहे हेलीकॉप्टर से हो चाहे बाय रोड हो, उन्हें पहुंचा दिया गया है। बस इंतजार है मतदाताओं का पोलिंग बूथ में, जिसके लिए सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। बिल्कुल, सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है, क्योंकि कहीं ना कहीं बस्तर बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है सुरक्षा के लिहाज से। मैं लौटूंगी आपके पास, सत्यप्रकाश का रुख करना चाहिए। कोंडागांव से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े। कोंडागांव की जनता के मूड को अगर समझे और मुद्दों को समझे तो उनके मुद्दे क्या रहे हैं और वहां पर तैयारियां क्या रही हैं? बिल्कुल, देखिए कोंडागांव और पूरे बस्तर, अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो हमने युवाओं से भी बात की, महिलाओं से भी बात की, अंदरूनी इलाकों में भी बात की, कई लोगों से बात की। उनके मुद्दे लोकल भी हैं और राष्ट्रीय भी हैं। लोकल मुद्दों में अगर बात किया जाए तो बिजली, सड़क, पानी, इसकी बेहतर व्यवस्था, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था, रेल की कनेक्टिविटी, बस्तर के दूरस्थ अंचलों तक तो ठीक है, बाद में भी आएगी रेलवे कनेक्टिविटी तो चलेगा, लेकिन कम से कम जो शहरी इलाके हैं वहाँ यहाँ की युवा, यहाँ के लोग चाहते हैं कि रेलवे कनेक्टिविटी हो, नक्सलवाद का नासूर पूरी तरह से मिटे। और जिस तरह से नक्सलियों के ऊपर प्रहार हुआ है, 29 नक्सली ढेर हुए हैं, बड़े हार्डकोर नक्सली भी है, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये विश्वास भी एक जगता हुआ दिखाई दिया हमने जब बात की लोगों से तो उनके बीच कि आने वाले वक्त में नक्सलवाद का नासूर खत्म होगा। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। अभी फिलहाल अगर मैं कहूँ तो कोंडागांव में ये जो आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे इस आदर्श मतदान केंद्र में तैयारियाँ चल रही है और बेहद जोर शोर से चल रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ तैयारी का कुछ हिस्सा बचा हुआ है जो रात में होगा, बाकी जो है लगभग तैयारी है यहाँ पे पूरी हो चुकी है। और हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जो जवान हैं वो जवान भी तैनात हैं और अभी से ही देखिए, चूँकि ये इलाके ऐसे हैं कि इन इलाकों में चुनाव कराना, हालांकि शहरी क्षेत्र है लेकिन इन्हीं कोंडागांव के ही ग्रामीण इलाकों में चुनाव कराना इतना आसान नहीं है। और इससे आसपास सटे हुए इलाकों में तो और बड़ी बात है। एक मतदान दल, चूँकि यहाँ पे सभी महिलाएं रहने वाली हैं तो उसकी हम बात करते हैं। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आप लोग आ चुके हैं यहाँ पे पहले से? कब आए आप लोग? बैठिए 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 बैठिए। सर दोपहर को आए जी। अच्छा, तो यहाँ सभी महिलाएं हैं मतदान दल में? जी जी। संगवारी बूथ हम कहें जी सर। अच्छा, इससे पहले कितनी बार मतदान करा चुकी हैं? मैं तो नहीं सर, मेरी टीम की 2 सदस्याएं ये कर चुकी है, उनका सेकंड ट्रिप है। मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम ही आई? हाँ जी। एक्साइटेड हैं? यस सर, ट्रेनिंग तो मिली है 3 बार, अच्छे से समझाया गया है काम। समझ गई? हाँ जी जी। तो मतदान कैसा कराना है? बेखौफ? जी बिल्कुल, लोगों के विश्वास के? बिल्कुल, हम अपनी पूरी निष्ठा से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आप पहले मतदान करा चुकी हैं? जी सर। शहरी इलाकों में ही कि ग्रामीण इलाकों में? यहीं पे शहरी इलाकों में जी। क्योंकि महिलाएं हैं तो शहरी इलाकों जी में। जी जी सर। कितना वोट प्रतिशत रह जाता है लगभग? लगभग यहाँ पे तो 60 से ऊपर ही था सर। 70। इस बार तो और ज्यादा होना चाहिए ना? जी जी सर, होना चाहिए, रहेगा। मतदान प्रतिशत जितना बढ़ेगा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। जी। तो अभी क्या कर रही हैं आप लोग? अभी सर हम लोग पर्ची काट रहे हैं, कल की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। कि कल हमको पर्ची काटने में लेट ना, तो हम अपने प्रिपरेशन सेल्फ ट्रेनिंग कर रही हैं? जी। अच्छा, आपका क्या काम है? मेरा मतदान अधिकारी 2 नंबर है, पर्ची काटना और लिखना है मतदाता का नाम।
तो देखिए तैयारी चल रही है, पर्ची काटना, लिखना भी नजर आ रहे हैं और तैयारियां भी पूरी उनकी तरफ से कर ली गई है। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश, और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे जानकारियां भी लेते रहेंगे। लेकिन वहीं बस्तर के आईजी सुंदरराज से हमारी सहयोगी तृप्ति सोनी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है कि मतदान को लेकर के आखिरकार प्रशासन कितना तैयार है। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। बस्तर में पहले चरण का चुनाव है, वोटिंग की तैयारियां पूरी हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये कि इस वक्त बस्तर में चुनाव करवाना फोर्स के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ में बस्तर आईजी हैं पी सुंदरराज, उनसे बातचीत करते हैं। जी, तैयारी कैसी है सर आप? कल 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र हेतु चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। इस कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए हमारे पास पूर्व से उपलब्ध डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं चुनाव आयोग द्वारा अतिरिक्त बल भी आवंटन किए गए थे। सभी सुरक्षा बल को लेकर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए संपूर्ण व्यवस्था का तैयारी की गई। हमें पूरा विश्वास है कल की प्रक्रिया काफी अच्छे तरीके से संपन्न होगा। जितने जवान लगे हुए हैं सुरक्षा को लेकर के, इसके इतर नक्सल मोर्चे पर भी कितने तैनात हैं सर? जी, जैसा कल मतदान केंद्र वाइज जो तैनाती है, उसके अलावा जो आसपास इलाका में जो एरिया डोमिनेशन, साथ साथ सीमावर्ती राज्य के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। उधर भी दूसरे राज्य जैसा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा का जो फोर्सेस भी लगातार कार्यरत है। इस प्रकार कुल 60,000 से अधिक जवान कल के चुनाव को अच्छी तरीके से संपन्न करने के लिए तैनात है। अभी हमने हाल ही में देखा कि 29 नक्सली ढेर किए गए एक साथ। ये कमोबेश पहला इतना बड़ा आंकड़ा है। और मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि अक्सर हम देखते हैं कि ऑफिसर्स बस्तर से जाने की कोशिश करते हैं, आपको कितना वक्त हो गया और आप इस ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं अपनी टीम के साथ? विगत कुछ दिनों से बस्तर क्षेत्र अंतर्गत काफी प्रभावी रूप से नक्सल विरोधी अभियान संचालित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक कुल 17 माओवादियों का डेड बॉडी वर्ष 2024 में रिकवर की गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, LMG इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। और विगत 4-5 महीने में देखा जाए तो 19 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप भी स्थापित की गई थी। इस प्रकार नक्सल फ्रंट में काफ़ी एक निर्णायक बढ़त हमें प्राप्त हुआ है और कोशिश ये रहेगा आने वाले समय में भी हमारा इस क्षेत्र में लगातार जो माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित करके क्षेत्र को नक्सल आतंक से मुक्त कराने के साथ साथ क्षेत्र की जनता के मनसानुरूप विकास कार्य को भी गति देने का जो एक सौभाग्य की बात है। मतलब इस अभियान में शामिल होने के लिए हमें अवसर मिला। साथ साथ जो इधर तैनात सभी जो हमारा बल सदस्य है वो भी, उनके मनोबल भी काफ़ी अच्छा है और सब इस मुहिम में अपना पूरा मन से कार्यरत है और हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी हम अपना इरादे में सफल होगा। बिल्कुल, मतलब नक्सलवाद की मुक्ति की ओर का इरादा। आखिरी सवाल आपसे कर रही हूं मैं, चूंकि बड़े बड़े ऑपरेशन हमने देखे हैं, एक तो पहली बात यह कि अभी 4 महीने में जिस तरीके से एग्रेसिवली काम किया जा रहा है, इसके पहले थोड़ा कम देखा गया था, इसकी वजह क्या हो सकती है? दूसरी बात यह कि अभी नक्सल कितने श्रिंक हुए हैं, कितनी मात्रा में बचे हुए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि बौखलाहट में वो कुछ करने की कोशिश करेंगे? नक्सल विरोधी अभियान एक निरंतर प्रक्रिया होती है, जैसे उसका अलग अलग समय में परिस्थिति के अनुरूप हमको अपना कार्य को एग्जीक्यूट करना पड़ते हैं। जो अभी वर्तमान में जो जिस तरीके से हमको बढ़त प्राप्त हुआ, इसके सभी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। जैसा क्रिटिकल एरिया में जो सुरक्षा कैंप स्थापित की गई, दक्षिण बस्तर इलाका हो, माड़ क्षेत्र हो या उत्तर बस्तर क्षेत्र हो, साथ साथ जो हमारे पास जो फोर्स है उनके जो पर्याप्त फायर पावर, उनके साथ साथ जो ट्रेनिंग जो दी गई थे और अन्य जो फोर्स के साथ भी जो उनकी इंट्रैक्शन, जैसे सीमावर्ती का स्पेशल फोर्सेस है उनके साथ भी उनको लगातार इंट्रैक्शन, उनके साथ जो एक्सपीरियंस शेयरिंग भी कार्रवाई की गए थे। उस प्रकार का देखा जाए तो फिर अभी जो फाइनल एक निर्णायक मोड में जो ये अभियान है उसमें हमारा फोर्सेस काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार है और साथ साथ जो आगामी समय में जो नक्सल के खिलाफ जो एक प्रभावी रूप कार्रवाई करने के लिए जो पूर्व में भी जिस तरीके से हमारा जो नवीन कैंप स्थापित किए गए थे उसके कारण से उनका कॉरिडोर काफ़ी हद तक सीमित होते जा रहा है, उनके क्षेत्रफल सिमटते जा रहा है और उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। और उस हिसाब से देखा जाए मात्र कुछ इलाका है जो उनके लिए अभी एक अनुकूल वातावरण है, उसमें भी आने वाले समय में हम और बेहतर रणनीति के साथ प्रवेश करेंगे ताकि उनके संपूर्ण इलाका से उनका सफाई के लिए जो कार्य योजना बनना चाहिए उसी दिशा में हम आगे बढ़ेगा। सर, हम चाहेंगे कि आप अपील करें, क्योंकि बस्तर में आप एक तरीके से पुलिस में
में मुखिया हैं, तो हम चाहते हैं, चूंकि नक्सली वहां बहिष्कार की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि आप जरूर हमारे दर्शकों से अपील करें, बस्तर की जनता तक ये आवाज जाए कि वोट डालने जरूर चाहिए। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास हम सबके एक संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्षेत्र के नागरिक को भी अधिक से अधिक संख्या में कल मतदान केंद्र तक पहुंचना चाहिए, ताकि अपना लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति उनके एक जिम्मेदारी है, उसके निभाने के लिए अपना मताधिकार को प्रयोग कर सकता है। इस हेतु हम संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर रहे हैं मतदान केंद्र में, साथ साथ आसपास इलाका में लगातार हमारा सुरक्षा बल कार्यरत है। हम पुनः क्षेत्र के मतदाता से अपील करना चाहते हैं जो लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और बस्तर क्षेत्र के एक नया पहचान दिलाने के लिए कल मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना मताधिकार को प्रयोग करें। शुक्रिया सर। तो आईजी हैं बस्तर आईजी सुंदरराज जी, उन्होंने कहा है कि फोर्स पूरी तरीके से तैनात है, मतदान दलों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है और अब बस इंतजार है वोटिंग का। इससे परे नक्सल मोर्चे पर भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बस्तर में जितने भी जवान हैं, सेंट्रल फोर्स और लोकल पुलिस के साथ साझा तालमेल के साथ नक्सलियों को धूल चटाई जा रही है। अब वो दिन दूर नहीं होगा जब माओवाद का साया बस्तर से हट जाएगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, बस्तर। तो हर एक लोकसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है उसको लेकर के हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कल पहले चरण में मतदान हो रहा है और निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन स्तर पर इसकी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी है। कोंडागांव कॉलेज ग्राउंड से मतदान दलों के रवानगी का सिलसिला आज भी जारी रहा और इससे पहले कई अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए हेलीकॉप्टर से भी मतदान दलों को रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कल मतदान होने वाला है। पहले चरण में एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट ही है जहां पे कल मतदान होने वाला है और मतदान दल इसके लिए रवाना हो रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी है। जो दूरस्थ और घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, मतलब अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पे कई सारे मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी को हेलीकॉप्टर से भी रवाना किया गया। अभी हम कोंडागांव में मौजूद हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी यहाँ पे है और लगातार जो मतदान दल हैं वो जो पेटियाँ होती है, जो ईवीएम बॉक्सेस होते हैं, उनको लेकर यहाँ से जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य के लिए। यहाँ एक मतदान दल है और उससे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कितने साल से आप चुनाव ड्यूटी में जा रहे हैं? लगभग मेरे को तो 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। अच्छा सर, बस्तर में, बस्तर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण कितना होता है और कितना? चुनाव है, चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, लेकिन सब अपने सूझबूझ से जो है मतदान निपटा ही लेते हैं। अभी तक तो कभी नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम। सूझबूझ जरूरी रहता है? जरूरी सूझबूझ जरूरी रहता है और सूझबूझ से चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाते हैं। चंपेश हमारे स्थानीय सहयोगी हमारे साथ हैं। चंपेश, इस बार लगभग कितने मतदान केंद्रों के लिए हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को भेजा गया और इस बार बस्तर का चुनाव किस तरह से होने वाला है आपको लगता है? बेखौफ होगा क्योंकि एक बड़ा नक्सलियों पे सर्जिकल स्ट्राइक भी जिसे कहा जा रहा है वो हुआ है। देखिए सत्या, तैयारियों की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे जवानों का मनोबल किस तरह ऊपर उठा हुआ है, कितना जोश है, ये हमको 2 दिन पहले ही देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जिस तर्ज पे किया गया है, शांतिपूर्ण, पहली बार विधानसभा चुनाव हमने 2023 में देखा कि शांतिपूर्ण पूरे बस्तर इलाके में एक अच्छा संदेश हमारे बस्तर से भी निकल कर सामने आया। शांतिपूर्ण और बढ़िया मतदान होगा। तो देखिए, और ये बेहद ज़रूरी हो जाता है और तब जबकि नक्सलियों को बड़ी हानि, बड़ी चोट पहुंची है, उसके बाद बस्तर में हो सकता है कि वो किसी तरह की दूसरी प्लानिंग में हो, लेकिन ये कहा जा रहा है अभी कि नक्सलियों के नापाक मंसूबे अभी बेहद कमज़ोर हुए हैं क्योंकि उनके कमर तोड़ने की काम हुई है। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, कोंडागांव, बस्तर। और लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सबसे पहले मैं तृप्ति का रुख करना चाहूंगी। बस्तर से तृप्ति हमारे साथ मौजूद है। तृप्ति, अभी आपने बातचीत की थी आईजी से, सुरक्षा के लिहाज से अगर समझना चाहें तो किस तरह से वोटिंग को बेहतर बनाने के लिए कल का जो पहले चरण का मतदान है उसमें सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की गई है? देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात होती है कीर्ति, तो सबसे पहले कहा जाता है कि महिलाएं रक्षा करती हैं। महिलाएं घर परिवार से लेकर हर मोर्चे पर तैनात होती है, तो ये एक
बहुत अच्छी पहल बस्तर में की जा रही है कि जगदलपुर और बस्तर ये जो दोनों इलाके हैं वहां पे जितने भी पोलिंग बूथ है, जगदलपुर में 101 पोलिंग बूथ है जहां सिर्फ और सिर्फ महिलाएं मतदान करवाएंगी। तो ऐसे ही एक पोलिंग बूथ में मैं मौजूद हूँ, कुछ महिलाएं मेरे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये लगातार आप लोग सिर्फ महिलाएं पोलिंग करवाएंगी? जी, महिलाएं संगवारी बूथ पे हम लोग। संगवारी बूथ पे है सारे के सारे बूथ यहाँ संगवारी? जी, सारे के सारे हमारे शहर जगदलपुर में संगवारी बूथ ही हैं। कितने तैयार हैं आप? प्रिपेयर्ड है, 100% प्रिपेयर्ड है। 100% प्रिपेयर्ड हैं आप भी तैयार हैं? हाँ मैम, बिल्कुल 100% प्रिपेयर्ड हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपने कलेक्टर महोदय के उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरे, कोशिश करेंगे। कितने बार चुनाव करवा चुके हैं? ये फर्स्ट टाइम है मैम। आपका फर्स्ट टाइम है? तो मैडम लोगों से सीखा आपने? जी, सीखा है मैम। क्या क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? मैं अधिकारी क्रमांक 2 में हूँ। अधिकारी क्रमांक 2 में है। अच्छा, इस बार सारी की सारी महिलाएं पीठासीन से लेकर के सारे नीली स्याही भी आप ही लगाएं? हाँ मैम, बिल्कुल। इवन आप भी तो एक महिला ही हैं जो आज हमारे बारे में, इस बूथ के बारे में जानकारी लेने आए हैं। तो ये हम सारी महिलाओं के लिए बहुत प्राउड का विषय है कि हम कुछ एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। और जगदलपुर बस्तर का मुख्यालय है, उस मुख्यालय में जब महिलाएं मोर्चा संभालेंगी तो कितना टारगेट पूरा करने में तो सबसे पहले महिलाएं होती है? हाँ, महिलाएं तो होती हैं और आजकल उनका मतलब जो वोटर्स है वो फीमेल ज्यादा वोटर्स हो रहे हैं। तो बस मोटिवेट करने के लिए फीमेल वोटर्स को इसलिए यहाँ संगवारी केंद्र बना हुआ है। तो आई होप कि फीमेल आएंगे और वोट डालेंगे। आप भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। मैं मतदान कर्मी में तो नहीं हूँ। अच्छा। एक्चुअल मैं यहाँ व्यवस्थापक हूँ और सारी हमारी 4 महिला बूथ यहाँ पर बनी हुई है जिसमें सारी महिलाएं हैं मतदान दल में। तो उन सबको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए हम सब यहाँ पर महिलाओं को ही रखा गया है ताकि उनकी कोई भी परेशानी हो तो हम सब अच्छे से उसको। महिलाएं ने पुरुषों को भी संभालना है वोट देने के लिए, है? जी जी। तो कितने तैयार हैं आप? हाँ मैडम, हम लोग 100% तैयार हैं। टारगेट पूरा करोगे? हाँ। तो ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं। जगदलपुर में जो बस्तर का मुख्यालय है, यहाँ से एक पहल की गई है कि पूरे 101 बूथ में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं मतदान करवाएंगी। तो संगवारी मतदान केंद्र ये बनाया गया और यहाँ पर महिलाओं के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। और इससे पहले सत्यप्रकाश भी इसी तरह की तस्वीरें दिखा रहे थे। सत्यप्रकाश, लेकिन अगर जनता के मूड को आपने समझाओ, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव को देखते हैं, जनता बहुत शांत रही थी और कहीं ना कहीं ये समझ पाना मुश्किल रहा था कि आखिरकार उनके मन में चल क्या रहा है। तो क्या लोकसभा में भी वैसे ही जनता का मूड देखने को मिला? देखिए, लोकतंत्र के प्रति यकीन जनता का बढ़ रहा है, वोटर का बढ़ रहा है। और जब जब पिछले कई सालों से बस्तर में हम चुनाव को कवर करते हैं, तब तब ये सिलसिला और आगे बढ़ता हुआ और मजबूत होता हुआ हमें दिखाई दिया है। हालांकि अभी भी चुनौतियां बहुत हैं और विशेष तौर पे जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां चुनौतियां ज्यादा है। मसलन अगर कहें तो आज भी बस्तर के कई सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो वोट देने से डरते हैं नक्सली खौफ की वजह से, या जिन्होंने वोट नहीं दिया है। ऐसे कुछ लोगों से पिछले 2-3 दिनों में हमने बात भी की है और तस्वीरें भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो तादाद कितनी है, तो अब वो तादाद पहले की अपेक्षा बहुत कम है, क्योंकि उनका विश्वास भी लोकतंत्र के प्रति बढ़ा है और जिस तरह की और जितनी जागरूकता होनी चाहिए वो निर्वाचन आयोग भी कर रहा है, और जिस तरह की और जितनी सुरक्षा होनी चाहिए वो कमोबेश अब पुलिस महकमा भी और साथ साथ अर्धसैनिक बल सुरक्षा कर्मी भी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ काम उस मोर्चे पे बाकी है और शायद वो सुखद क्षण जो है वो आने वाले कुछ सालों में आए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बस्तर में दिखाई दे रही है, चूंकि कल लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में कई अति संवेदनशील मतदान केंद्र है जहां पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर से भी रवाना किया गया है। और देखिए, उस रवानगी के बाद जब वो पहुंचे तो उन्हें पोलिंग बूथ पे नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें सुरक्षित कैंप, सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है। और कल सुबह मतदान चूंकि 7 बजे से ज्यादा अति संवेदनशील जो इलाके हैं वहां 7 बजे से ही है। खासतौर मैं कोंडा गांव में हूं या नारायणपुर या दूसरे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। बिल्कुल, और तो उसकी भी वजह यही है कि इलाकों में सुरक्षा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती भी जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, आकाश का रुख करना चाहूंगी। आकाश, छिंदवाड़ा जिस तरह से हमने चर्चा करी कि बेहद हॉट सीट है, साख का सवाल है, लेकिन अगर कांग्रेस के लिहाज से समझा जाए तो क्या पहले जितने भी चुनाव हमने देखे हो, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इस बार कहीं ना कहीं कठिन ये चुनाव रहेगा कांग्रेस के लिए? लग तो ऐसा ही रहा है अभी के माहौल से कि ये चुनाव पिछली बार से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और कांटे की टक्कर
हो सकती है। हालांकि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री रहते यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो बहुत अंतर से चुनाव नहीं जीते थे, और अभी हाल का जो चुनाव संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव, उसमें भी बीजेपी के हार का अंतर बहुत अधिक नहीं रहा है इस बार, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों, क्योंकि कमलनाथ का जो नाथ परिवार है, नाथ परिवार छिंदवाड़ा को अपने परिवार के रूप में प्रस्तुत करता है, और बीते कुछ दिनों के कमलनाथ के भाषण या रैलियों को देखें तो एक इमोशनल अटैचमेंट जो दिखाने की कोशिश की है नाथ परिवार की ओर से, वो इमोशनली लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है। क्योंकि पिछले 44 सालों में अगर एक चुनाव को हम छोड़ें तो लगभग हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी से ही यहां से सांसद रहे हैं और नाथ परिवार का दबदबा रहा है। यही वजह है कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां पर चुनाव लड़ने का तरीका बदल दिया है। बीजेपी ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाया है, क्योंकि ये सीट बीजेपी के लिए अब साख का सवाल बनती जा रही है। यहां तक कि जब 2014 और 2019 में मोदी की लहर रही, उस लहर में भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट को नहीं जीत पाई। अभी भी 2019 बिल्कुल उस लहर में नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार की जो कोशिशें रही है विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार, वो कितनी कामयाब होने मिलती हैं, कितनी कामयाब होती हैं, वो हम जरूर देखेंगे। प्रेरणा का रुख करना चाहूंगी। प्रेरणा, अगर यहाँ के हम प्रत्याशियों की बात करते हैं तो दोनों ही पहली बार के प्रत्याशी हैं और दोनों का एक्सपीरियंस बहुत नया नया रहने वाला है। आप अगर जनता के बीच में जब पहुंची थी और जब आपने प्रत्याशियों से बातचीत करी है तो क्या समझने को मिला? बिल्कुल निश्चित रूप से कीर्ति, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कई बार ऐसा भी हुआ है यहाँ पर कि लोगों को प्रत्याशियों का नाम भी नहीं पता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो तस्वीरें साफ देखने को मिल रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों का हमने दौरा किया, कई ऐसे काम जिसको लेकर नाराजगी भी लोगों ने जाहिर की है, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने, कीर्ति आपने भी इस बात पर गौर किया होगा कि 2023 के चुनावों से ही अपनी एक थीम बदल दी है, अपने चेहरों से सबको चौंकाना शुरू कर दिया है। और 2023 में जिस तरह से प्रत्याशियों का नाम का जब ऐलान हुआ था तब चौंकाया, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तब चौंकाया, और ठीक उसी तर्ज पर जबलपुर में अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करके भी भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया, क्योंकि एकदम नया प्रत्याशी आशीष दुबे यहां से चुनावी मैदान में हैं और लोकसभा चुनाव का नया नया अनुभव लेंगे आशीष दुबे। हालांकि दिनेश यादव उनके सामने इस बार चुनावी मैदान में हैं। जबलपुर में एक और बात है कीर्ति, कांग्रेस पार्टी वोट के साथ नोट अभियान भी चला रही है। दिनेश यादव जहां जहां प्रचार करने जा रहे हैं, लोगों से इस बात की भी अपील कर रहे हैं कि उनको कम से कम 10 रुपए, 20 रुपए या 100, 200 अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई ना कोई राशि उन्हें भेंट की जाए, और उसी के अनुसार इस बार कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर एक बड़ा अभियान राजधानी भोपाल में भी चलाया था। उसी तर्ज पर दिनेश यादव यहाँ पर प्रचार प्रसार करते अलग अलग गांवों में भी नजर आए हैं। हालांकि उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखना होगा। देखिए, ये अभियान चलाकर कांग्रेस पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी ने विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के कई अकाउंट सीज किए थे और कांग्रेस पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के पास फंड नहीं है, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस करती नजर आई थी, लेकिन अब इन पूरे माहौलों में आखिरकार जनता किसका साथ देने वाली है, कल सुबह से वो तस्वीरें लगातार निकल के सामने आएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।